Hello everyone, this is your mentor and guide Dr. Anjana. Welcome to second lecture of General Studies Paper 4 और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है एटीट्यूड के टॉपिक के साथ. In that lecture we have started with the basics of attitude and then we discuss about the structure of the attitude. और अगर आपने ये नहीं देखा बेटा तो आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए and then continue with the today's lecture. आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड की जो हमारे एटीट्यूड्स हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात पहले डिस्कस करती हूँ आपके साथ. वी हैव बेटा very detailed setup relating to the measurement of your attitude. तो हमारे पास स्केल्स होते हैं बेटा, जैसे थर्सन स्केल, लिकर्ट स्केल है ना, और इन स्केल्स की मदद से हम आपका एटीट्यूड जो है वो जान सकते हैं, एग्जैक्टली उसको नंबर में चेंज कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं. बट इन रियल लाइफ एक्चुअली एटीट्यूड के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके साथ रिलेटेड कुछ मिसनॉमर्स हैं. रियल लाइफ में हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में आपका कैसा एटीट्यूड है, या फिर हमारे पीएम मोदी के बारे में आपका कैसा एटीट्यूड है. हम इस तरह से कभी नहीं बात करते हैं. हम जनरली कैसे बात करते हैं कि आप अपनी लाइकिंग्स बताइए, आप अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है. तो जब कभी भी आपसे इस तरह से बात की जाती है तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू इज योर एटीट्यूड. हम एटीट्यूड की ही बात कर रहे होते हैं. और एक बहुत हंसने वाली बात है कि एटीट्यूड को लेके जो नॉर्मल लेमैन में जो मिसनॉमर है वो ये है बेटा कि किसी भी घमंडी इंसान को जब कभी बताना होता तो हम कहते हैं कि अच्छा इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है ना. तो दैट इज एक्चुअली द मिस यूजेज ऑफ दिस कंसेप्ट. तो किसी में थोड़ा सा घमंड है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको बताने के लिए एक आम इंसान बोल देता है कि इसमें बड़ा एटीट्यूड है, ये बड़ा एटीट्यूड कैरी करता है. सो विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली. ये हमारी जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपका बिहेवियर का, जिसको कि हमने एटीट्यूड में क्लब इन करा है, जो कि क्या है आपकी, क्या है हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी. Yes, these are your evaluations. और ये कंसिस्टेंट होती हैं, ये आपको पहले से ही तैयार करती हैं कि आपने इस दुनिया के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, तो इस कंसेप्ट के साथ और एक घमंडी, या फिर हम बात करें कि विद वेरी काइंड ऑफ एन एयर अराउंड, इस तरह के व्यक्ति के साथ ये जब हम शब्द को यूज करते हैं तो देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स. तो ये लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपकी थिंकिंग है दैट इज रॉन्ग. हाँ, बोलने को हम कुछ भी जनरल अपनी भाषा में यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द टेक्निकल टर्म जो कि हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं. तो इस बात का प्लीज आप ध्यान रखिएगा. जनरली जब हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो हम कभी भी एटीट्यूड टर्म का इस्तेमाल में भी शायद करते ही नहीं है. मेजरमेंट के लिए भी हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि आप अपना एटीट्यूड बताओ, आप अपना एटीट्यूड बताओ रिगार्डिंग पर्टिकुलर पार्टी, रिगार्डिंग पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम. हम ऐसे नहीं बोलते. हम कहते हैं कि आपकी लाइकिंग, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी पसंद नापसंद, तो जनरली हम इस टर्म में बोलते हैं. लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, जो हम कहना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक समझ आ गए होंगे. स्ट्रक्चर कैब मॉडल हमने डिस्कस किया था. हमारा जो एटीट्यूड है, दीज आर मेड अप ऑफ बेसिकली 3 एलिमेंट्स है ना. कॉग्निटिव है, ए फॉर अफेक्टिव एंड बी इज फॉर बिहेवियरल, और उसको हम टेक्निकल भाषा में कोनेटिव भी बोल देते हैं. आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो किस तरह से बनते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे कि आपको इस नॉलेज का डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको वहाँ पे इम्प्लीकेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनते हैं, सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड कैसे होने चाहिए, कैसे उसके जो एटीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी वर्किंग को. तो वो सब बातें तभी आप लिख पाओगे अगर आपको एग्जैक्टली पहले पता होगा कि एटीट्यूड बनते कैसे हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड डिवेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ वांट सेटिस्फैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, वांट सेटिस्फैक्शन. आपकी ज़रूरतें जब पूरी होती हैं, है ना, तो आपकी जो भी नीड्स हैं, सो इसमें रेफर जरूर कीजिएगा क्रेचमेर को. अ पर्सन डिवेल्प्स अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड पीपल. किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इंसान की तरफ वो फेवरेबल एटीट्यूड तब लेके आता है जब इट सेटिस्फाइज हिज वांट्स, उसकी जरूरतें पूरी हो. फाइनल गोल ऑब्जेक्ट्स विल बी फेवरेबली इवेलुएटेड, या तो फिर जिस तरफ आप जाना चाहते हो
वो डेफिनेटली जो आपका एम है उसकी तरफ आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही बनेगा। एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। सेटिस्फाई हिज वांट्स, हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट हमारे एटीट्यूड है, दैट इज रिलेटिंग टू आवर फैमिली, रिलेटिंग टू आवर पेरेंट्स। व्हाई, है ना, क्यों हम उनके खिलाफ नहीं सुन सकते हैं? बिकॉज हम जब दुनिया में आए तब से लेके अब तक, है ना, हमारी जो बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो किसने फुलफिल की हैं? हमारे केयर गिवर्स ने। तो उनके प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं हो सकता। समझ पाए? सो जो हमारी वांट्स को फुलफिल करते हैं, आपके जो एटीट्यूड है आपके टीचर्स की तरफ जो है वो पॉजिटिव होते हैं, प्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर आपकी वांट फुलफिल करती हैं। वांट क्या है कि हमें नॉलेज चाहिए, है ना, हमें सिलेबस की पूरी कवरेज चाहिए, हमें पता है कि किस तरह से हम एग्जाम में जो है वो रैंक ले पाएंगे। इसमें एक टीचर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए कह सकते हैं कि मार्गदर्शक हो सकता है। तो इस वजह से ऐसे टीचर्स के प्रति आपका क्या होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्या कर रहा है? नीड्स को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह से जिस तरफ आप जाना चाहते हो, जो आपका गोल ऑब्जेक्ट है, उसको तो आप फेवरेबली ही इवैल्यूएट करोगे ना। अगर आप उस चीज को फेवरेबली इवैल्यूएट करते ही नहीं हो तो फिर आप उसकी तरफ जा कैसे रहे हो? वो आपका गोल कैसे हो सकता है ना? अगर हम सब यूपीएससी की तैयारी में यहाँ पे जुटे हैं तो डेफिनेटली वी वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं करते, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं करते, हम ब्यूरोक्रेट बनना नहीं चाहते। तो भाई यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल हो सकता है ना? यस। तो जो गोल को हम पाना चाहते हैं वो गोल की तरफ हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। जो लोग या जो वस्तुएं हमारी नीड को फुलफिल करती हैं उनकी तरफ हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड थर्ड इज द मीन्स टू गोल ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी सीन इन फेवरेबल लाइट। तो जो मीन्स, है ना, जो रास्ते हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाते हैं उनको भी हम फेवरेबली ही इवैल्यूएट करते हैं। ऐसे कि कोई डॉक्टर है ना, तो हमारे फैमिली डॉक्टर्स जनरली होते हैं। तो आपको कोई डिजीज है, हर बार जब आप जाते हो, आपको वायरल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनकी डायग्नोज इतनी अच्छी है कि वो बहुत जल्दी आपको क्योर कर देते हैं। तो वो क्या है? मीन्स। और यहाँ पे हमारा गोल क्या है? टू बिकेम हेल्दी, है ना। तो उनकी तरफ हमारा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। डन। सो इस तरह से बेटा, एक तो आपका ये एस्पेक्ट है कि हमारी वांट सेटिस्फेक्शन के अंदर जो चीजें सहाय करती हैं उसकी तरफ फिर हमारा क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। Whereas an individual develops a negative attitude towards an object that blocks the achievement of the goal। और वाइस वर्सा भी डिस्कस कर सकते हैं। जो चीज आपके गोल को ब्लॉक कर रही है उसकी तरफ हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। अगर सडनली आपको एक दिन पता चलता है कि आपका कोई क्लासमेट या आपकी कोई फ्रेंड जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है कि आप अच्छे से पढ़ाई ना कर पाए, तो क्या वो आपकी फ्रेंड रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। तो उसकी तरफ हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। अगर कोई एक कह लीजिए कि न्यूट्रल इंडिविजुअल है, अभी आपका एटीट्यूड ही नहीं फॉर्म हुआ है उनके प्रति, लेकिन आपने ये पाया कि वो आपकी वांट सेटिस्फेक्शन तो पूरा नहीं कर रहे हैं, आपकी गोल की तरफ तो हमें नहीं ले जा रहे हैं, इनफैक्ट उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर अब वो न्यूट्रल, आप उसकी तरफ ये नहीं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है या हम बॉदर नहीं कर रहे कि क्लास में कौन बैठा है, ऐसा नहीं होगा। आपका क्या होगा? यू स्टार्ट डिसलाइकिंग दैट पर्सन, आप उसको नापसंद करना शुरू कर दोगे। और ये जो बेटा फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है, यही कंसेप्ट आप बेसिकली चेंज इन एटीट्यूड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को पहले पसंद करते हैं लेकिन उसके बाद आपने ये पाया कि वो एक्चुअली आपका दुश्मन है ना, आपको पता नहीं था, इन रियलिटी वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में जो भी हम बेसिक डील कर रहे हैं, आगे जाके इसमें हम थियरीज की भी बात करेंगे। वो सारी थियरीज को, सारे बेसिक एस्पेक्ट को आप कहाँ पे ले जा सकते हो? बेसिक फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में भी, और उसके साथ ही हमें जो क्वेश्चंस आते हैं चेंज इन एटीट्यूड, उसके अंदर भी हम यही सब कॉन्सेप्ट्स को लेके जा सकते हैं। राइट? Okay, then next is attitude of an individual are shaped by the information to which he is exposed. Very important.
दूसरा कस्टमर क्या कहते हैं कि आप किस तरह की सराउंडिंग्स में घिरे हुए हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, वो भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड सिंस योर चाइल्डहुड। बचपन से इस तरह से ही हमने एटीट्यूड फॉर्म करे हैं, थ्रू आउट लाइफ हम एटीट्यूड फॉर्म करते रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ हमारे एटीट्यूड में चेंजेस भी आती रहती हैं और कहीं ना कहीं यही फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। Now suppose a person is born in a village where sex discrimination is observed and females are seen as a weaker sex। इस एग्जाम्पल को हम यूज कर सकते हैं कि अगर कोई रूरल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बैकवर्ड्स एरिया है, उसको बिलोंग करता है और वहाँ पे वो बच्चा देखता है कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, बहुत ज़्यादा लड़के और लड़कियों के बीच में जो है वो भेद किया जाता है। तो ऐसा जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा उसका किस तरह का एटीट्यूड होगा? He will have the same kind of sex discrimination, है ना। उसको यही लगेगा कि भाई नहीं, गर्ल्स इक्वल नहीं हो सकती, गर्ल्स को जो है वो पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजना चाहिए, उनका काम जो है सिर्फ पर्दे में रहना और किचन संभालना और बच्चों को संभालना ही है। तो उस व्यक्ति का एटीट्यूड ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज हुआ था, यही प्रो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन वाली जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ वो एक्सपोज हुआ था। तो क्या हम इसको एटीट्यूड चेंज में ला सकते हैं? यस। अब अगर ऐसा ही व्यक्ति लेट्स से कि उसकी ट्रांसफर हो जाए, वो किसी अर्बन एरिया में चला जाए और उसके पास जो है एक एजुकेशनल सेटअप भी हो और वहाँ पे वो सिटीज़ में देखे पढ़ने के लिए जब जाए कि गर्ल्स जो है वो इक्वल रोल प्ले करती हैं, उनकी क्लास में भी क्लासमेट्स हैं जो कि उतना ही अच्छे मार्क्स लेके आती हैं, उसके टीचर्स जो हैं वो इनफैक्ट फीमेल्स हैं, तो अगर ये सब मुझे वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो एडिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो यस उसका एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। ये जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसने सीखा था वो उसको चेंज भी कर सकता है। सो इन दैट सेंस हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत हद तक इस पे इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज्ड हुए हैं। और याद रखिएगा बेटा, जब आप एग्जाम में एग्जाम्पल देते हैं तो जस्ट गिव एग्जाम्पल्स लाइक अ सिविल सर्वेंट, है ना, एक ब्यूरोक्रेट की फॉर्म में अपने सिलेबस के साथ रहते हुए ही, जहाँ पे कि फीमेल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपका कास्ट सिस्टम है, जो भी आपका करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ रिलेटेड अगर आप, या नेशनलिज्म है, जितनी आप उसके साथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स दोगे उतना हमारे लिए वो अच्छा रहता है। बिकॉज आपका जो मेंस का रिटन एग्जाम है इट्स अनदर काइंड ऑफ योर एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी इटसेल्फ। आप अपनी पर्सनैलिटी को ही वहाँ पे जो है वो कोड करके आते हो, राइट। Now coming to the third point, group affiliation. A person's attitude tend to reflect the belief, values, norms of the group. तो जिस भी ग्रुप के आप पार्ट हो, आप उस ग्रुप के पार्ट ही तभी हो। अगर आपका सेम वैल्यू सिस्टम है, अगर आप उस नॉर्म्स को, जो भी आपके ग्रुप नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हो, और अगर जहाँ कहीं भी आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अपना ग्रुप छोड़ना पड़ जाएगा। तो ग्रुप में रह के भी काइंड ऑफ ग्रुप, जिसको कि हम अगर एडोलेसेंट पीरियड की बात करें तो हम एक टर्म यूज करते हैं ना, पीयर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो समझ पाएं कि उन्हें किस ग्रुप का हिस्सा बनना है, किसका नहीं बनना है, और बहुत जल्दी जल्दी अपने ग्रुप्स चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एडल्ट्स जो हैं, हमें पता है कि हमें किस ग्रुप का हिस्सा बनना है, और एट टाइम्स अगर मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है उस ग्रुप की नॉर्म्स सिस्टम से, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस ग्रुप से अपने आप को पीछे हटा लूँगी। क्यों? क्योंकि बेटा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप का हिस्सा रहते हुए आपको उनके वैल्यू सिस्टम, उनके नॉर्म्स, उनके बिलीव्स को भी शेयर करना पड़ता है, ठीक है। क्यों? देखो, मोरोवर टू मेंटेन हिज एटीट्यूड ही मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन्स। हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते ही तभी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट चाहिए होती है कि हमारे जैसे, हमारे सोचने, जब जैसे हम सोचते हैं वैसे ही विचारों वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं क्या, तो उससे हमें काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि ओके और लोग भी हैं जो मेरे जैसा सोचते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा, फिर इनफैक्ट ग्रुप नॉर्म्स नॉट ओनली प्रिस्क्राइब व्हाट इज राइट बट प्रिस्क्राइब व्हाट आर राइट एटीट्यूड। तो किसी ग्रुप का हिस्सा जब आप बनते हो, वो सिर्फ आपको ग्रुप ये नहीं बताता कि क्या सही है, क्या सही है कि बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस तरह के एटीट्यूड आपको कैरी करने चाहिए। अगर आप किसी डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी के ग्रुप में उसमें पार्टिसिपेंट हैं, तो फिर आप उस ग्रुप में रहते रहते ही लेट्स से कंजर्वेटिव थॉट्स या कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स कैसे रख सकते हैं, प्रो कंजर्वेटिव कैसे हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो दैट मीन्स कि उसी तरह की बिलीफ, वैल्यू सिस्टम, नॉर्म्स उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
अगर आप नहीं कर रहे एट एनी मोमेंट, आप चेंज करना चाहते हो, तो व्हाट विल यू फाइंड कि आप अपना ग्रुप भी चेंज करेंगे। अब आप डेमोक्रेटिक सेटअप से जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी या कंजर्वेटिव जो ग्रुप्स हैं वहां पे प्रो कंजर्वेटिव है वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बातें करी हैं। वांट सेटिस्फेक्शन, दूसरा काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर एक्सपोज टू, एंड थर्ड इज योर ग्रुप एफिलिएशन। उसके साथ ही बेटा एक फोर्थ और कॉन्सेप्ट है, दैट इज योर पर्सनालिटी फैक्टर। थोड़ा सा कम जो है इसके ऊपर बात की गई है, लेकिन इसमें एक स्टडी है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होती है, ताकि कभी भी हमें एटीट्यूड को पर्सनालिटी के साथ लिंक करना पड़ जाए तो आप ये रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो क्या है ये? इंडिविजुअल टेंड टू एक्सेप्ट his own those attitude which are of the part of within his personality। तो अगर आपकी पर्सनालिटी जैसी है ना, तो डेफिनेटली वो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं उसके साथ ऑब्वियसली रिलेटेड आपके एटीट्यूड्स भी होंगे, जिस तरह की आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो आप कैरी कर रहे हैं। जैसे दिस इज ट्रू ऑफ सच एटीट्यूड लाइक एथनोसेंट्रिसिज्म, रिलीजियस एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड। और ये एथनोसेंट्रिसिज्म ये जो है ये बहुत ज़्यादा आपकी स्टडीड कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया था, और ये काम किया था अडॉर्नो ने बेटा। अडॉर्नो के नाम एक साइकोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एथनोसेंट्रिसिज्म पे, अथॉरिटेरियनिज्म पे, राइट। जैसे कि आपका हिटलर है, मुसोलिनी है, इन सब की पर्सनैलिटी कैसी थी? एथनोसेंट्रिक। व्हाट इज एथनोसेंट्रिक? सेंट्रिक मीन्स सेंटर, एथनो मीन्स एथनिसिटी। ठीक है, कि हमारी एथनिसिटी ही पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, हम ही सबसे ज़्यादा ग्रेट हैं, हमारी रेस ही सबसे ज़्यादा ग्रेट है, और हमसे ज़्यादा कोई भी और हमसे ऊपर नहीं हो सकता है। और ऐसे इंसान ज़्यादातर कैसे होते हैं? अथॉरिटेरियन होते हैं। तो अगर किसी भी इंसान की इस तरह की पर्सनालिटी है ना बेटा, तो फिर उसके एटीट्यूड वैसे ही होंगे। कैसे होंगे? अभी मैंने आपकी जैसे बात करी, मोर ऑफ द अथॉरिटेरियन, मोर ऑफ द डोमिनेशन, मोर ऑफ अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं आपकी वायलेंट, प्रो वायलेंस बिहेवियर है ना, प्रो वायलेंस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। इस तरह के एटीट्यूड वो इंसान कैरी करेगा। लेकिन इसको लेके और ज्यादा इतना काम नहीं हुआ है, इसलिए आप अडॉर्नो को और एथनोसेंट्रिसिज्म को जरूर याद रखिएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये वहां पे आपको इम्प्लीकेट करने में ये रिसर्च आपको मदद करेगी। सो ये तो हुए बेटा बेसिक फैक्टर्स। अभी हम बात करते हैं थ्योरीज की। थ्योरीज एज इट इज, हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द थ्योरीज रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कभी भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर से वही बात, इंप्लाई कैसे करेंगे अगर बेस ही नहीं पता है ना। तो हमारे पास जो है वो एक तो ग्रुप है लर्निंग थ्योरीज का। लर्निंग थ्योरीज जो है वो एज इट इज पूरी की पूरी अप्लाई हो जाती हैं आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर। और सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं बेटा वो है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये दी है पावलोव ने। पावलोव बेसिकली एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इनको फिजियोलॉजी में जो है साइकिक सिक्रीशन के लिए इनफैक्ट नोबेल प्राइज भी मिला। और उसके बाद ये फिजियोलॉजिस्ट टर्न इनटू साइकोलॉजिस्ट हैं। इनिशियली अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके इनिशियल जो साइकोलॉजिस्ट थे वो अर्लियर क्या थे, या तो फिजियोलॉजिस्ट थे या तो फिलोसोफर्स थे, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को हम अपना जो है फोर फादर्स मानते हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो पावलोव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग नाम की थ्योरी जो है उसको इन्वेंट करा। और इसके अंदर जो इनका बेस है ना बेटा, वो बेस किसके ऊपर है? दैट इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन। एसोसिएशन को ये इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये आज से हम कम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं है। ये आपकी अर्लीस्ट मोस्ट लर्निंग थ्योरीज के अंदर है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक, और उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव, ये हमारी इनिशियल थ्योरीज के अंदर आता है। तो पावलोव जो है उस टाइम पे तो इनफैक्ट आज से 100 साल पहले हम कभी भी ये नहीं समझ पाते थे कि जो एनिमल है ये भी लर्न करते हैं। एनिमल्स को तो ऐसे देखा जाता था कि दे आर विदाउट ब्रेन। ऐसे ही बच्चे को भी ऐसे देखा जाता था कि बच्चा क्या है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, इसको क्या पता है, इसके साथ जैसा मर्जी बिहेव करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को और एनिमल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन फिर धीमे धीमे नॉलेज ग्रो करती है विद द हेल्प ऑफ इन्वेंशंस। तो जो पावलोव है, एक बार बेस आपको समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इज CS is paired with UCS repeatedly, it begins to produce a response similar to that produced by unconditioned stimulus। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये फिलहाल मुझे पता है कि अगर आपने नहीं कभी पढ़ा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। तो पावलोव जो है, इनके पास इनका एक पेट डॉग था जो कि फर्स्ट फ्लोर पे ही इन्होंने रखा था।
उसको ये फीड करने जाते थे। वंस ही फाउंड कि अभी उनके सिर्फ पाँव की आवाज़ जो है वो ही सुनी है और अभी उन्होंने फूड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं किया है डॉग को, लेकिन डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। एनिमल्स के अंदर एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिसको सिखाया नहीं जाता है, वो क्या है? सेलिब्रेशन। जब कभी भी फूड को देखते हैं तो वो सेलिब्रेट करते हैं। तो पावलोव को ये लगा कि अभी तो इसने देखा भी नहीं है, तो इसको कैसे पता चला कि मैं इसको फूड देने जा रहा हूँ। और ये चीज़ उनको थोड़ी स्ट्राइक की, और इन्वेंटिव माइंड होता है ऑब्वियसली, जितने भी आपके साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। सो ही पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस बात को लेके। और उसके बाद फिर वो अपना एक इसको एक्सपेरिमेंटल लैब में अपने एक सेटअप के साथ लेके जाते हैं, ठीक है। और एक जो है साउंड प्रूफ रूम बनाते हैं। उस साउंड प्रूफ रूम में वो अपने पेट डॉग को लेके जाते हैं। और फिर ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं बेटा कि भाई ये साइंस है, तो फिर साइंस में क्या है कि मेजरमेंट्स भी होनी चाहिए। तो फिर जो है वो डॉग को क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उनकी टंग के नीचे पारिस करके स्लेवरी ग्लैंड से, है ना, यहाँ पे एक ट्यूब भी अटैच कर देते हैं। और उसके बाद फिर वो अपने सेटअप के लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ आते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि क्या किसको लेके ये सेलिब्रेट कर रहा है? फूड को लेके सेलिब्रेट कर रहा है ना। एक चीज आई फूड, दूसरी चीज क्या आई कि और क्या है, उनके पाँव की आवाज जब वो स्टेयर्स चढ़ते हैं तो एक तरह से क्या आया? साउंड, है ना। और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि वो सेलिब्रेट कर रहा है। और क्या निकल के आया? सेलिब्रेशन, है ना। अब ये सारी चीजें इन्वॉल्व है उनके पैराडाइम के अंदर, लेकिन अगर हम इसको कोई नाम नहीं देंगे तो समझाएंगे कैसे? तो फिर उन्होंने इसके लिए नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? उन्होंने नाम दिया कि लेट्स से हम जो है डॉग को प्रेजेंट करते हैं। एक है सबसे पहले आपका CS, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस क्या है बेटा? वो स्टिमुलस जिसको कि हम सिखाना चाहते हैं, जिसके अंदर कि हम एक पर्टिकुलर जो मैं चाहती हूँ वही रिस्पॉन्स जो है वो पैदा हो। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया कंडीशनड स्टिमुलस, जिसकी हमने कंडीशनिंग करवानी है। दूसरा एक और रखा, उसको नाम दिया इन्होंने अनकंडीशनड स्टिमुलस, कि जिसको कंडीशन कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही पावरफुल है, ठीक है। स्टिमुलस, यू माइट बी नोइंग व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है कि कोई भी शक्ति वातावरण की, है ना, एनीथिंग इन दिस एनवायरनमेंट व्हिच इवोक्स अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इन द लिविंग बीइंग, है ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिस्पॉन्स जो है वो उत्पन्न करवाता है, वो क्या होता है? स्टिमुलस होता है। तो अभी हम ये पैराडाइम ही बना रहे हैं। ये पैराडाइम आप बनाना सीख भी लीजिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल आपके आंसर्स में जब कभी भी आप इसको इम्प्लीकेट करेंगे। तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको कह देते हैं कि अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? बिफोर कंडीशनिंग लिख देते हैं हम। बिफोर कंडीशनिंग सेटअप क्या होगा? तो CS क्योंकि साउंड है, लेट्स से कि यहाँ पे, अब क्योंकि अभी तो वो यहाँ पे स्टेयर्स नहीं चढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो फिर वो ले आए हैं एक पैराडाइम के अंदर, है ना, डॉग को। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? बेल बजाते थे, ठीक है। और बेल से जो है CS से क्या होगा बेटा? अब कोई भी स्टिमुलस है तो नेचुरली अपने आप में कोई रिस्पॉन्स तो लेके ही आएगा ना, है ना। और उस नेचुरल रिस्पॉन्स को क्या हम रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इन्होंने इसको यहाँ पे किसके साथ इंडिकेट करा? रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेल है, तो अगर डॉग है तो उसके लिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? अपने कान खड़े करना, उस तरफ देखना, है ना। ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है डॉग का। लेट्स से कि हम इसको दे देते हैं कि पिकिंग अप ऑफ ईयर्स, अपने कान खड़े करना। तो ये जो है वो डॉग ने शो किया। उसके बाद UCS आया। UCS हमारा नेचुरल स्टिमुलस है, वो क्या है? फूड। और उसको लेके एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो डॉग करता है, वो क्या करता है? सेलिब्रेशन करता है। और क्योंकि ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, तो इसको इसी नाम से कर दिया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इसको किस तरह से इंडिकेट कर दिया? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है। UCS हमें क्या दे रहा है? हमें UCR दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये शो करते हैं बिफोर कंडीशनिंग, ठीक। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हम करवाना चाहते हैं तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग में एक्चुअली होगा क्या? आप यही सारी चीजें दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे एक एरो बना देते हैं। एरो क्यों बनाते हैं? हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि हम बेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर फूड, बेल फूड, बेल फूड। इन दोनों का जो टाइम गैप है वो बहुत कम है, और इन दोनों की हम क्या करवा रहे हैं? आपस में एसोसिएशन करवा रहे हैं। तो इसको लेके इस तरह से एक आप एरो बना दीजिएगा।
उसके बाद फिर आप क्या करिएगा ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यही ये वाला मतलब अब यहाँ पे ये डायग्राम आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, विद एरो। बिफोर कंडीशनिंग में आप एरो मत लगाइए, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में आप एरो लगा दीजिए, और उसके बाद फिर आप थर्ड हेडिंग बनाइए, दैट इज योर आफ्टर कंडीशनिंग। तो जब रिपीटेडली दो आपके स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, एसोसिएशन आ जाती है, और उसके बाद हम क्या शो करेंगे, CS क्या है, फूड, और अब यहाँ पे CS हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे CS क्या है हमारा, CS इज अवर बेल, CS दैट इज बेल, और इस बेल को ही अब क्या देना शुरू कर दिया, सैलिवेशन। इसी को ही लेके डॉग जो है वो सैलिवेशन करना शुरू कर देगा। और अब ये जो CS है, इसको बेल को जब वो सैलिवेशन का रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। तो ये है बेसिक पैराडिग्म पावलोव का, जिसको आप कहीं में भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया, नहीं आया तो उसको आप दोबारा फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो CS में पहले पावर थी सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने की, लेकिन अब CS के अंदर वो पावर आ गई है जो UCS के अंदर थी, क्या, सैलिवेशन कराने की। इजंट इट अ लर्निंग, क्या ये लर्निंग नहीं हुई है, डेफिनेटली लर्निंग हो गई है। और इसके पीछे कारण क्या है, एसोसिएशन बिटवीन दीज टू स्टिमुलाई। और इसको अब हम क्या अपने पेपर में यूज कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को कैसे कर सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये जो आपके CS है, UCS है, यहाँ पे आप कुछ और ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि हम परसुएसिव कम्युनिकेशन के टाइम पे भी हमें कुछ एग्जांपल्स बनानी पड़ती हैं, लेट्स से कि वही बनाते हैं हम एडवर्टीजमेंट्स, है ना। एडवर्टीजमेंट्स हमें क्या करती हैं, परसुएसिव कम्युनिकेशन करवाती हैं, परसुएड करती हैं, कम्युनिकेशन उनकी विद पर्पस होती है, सो दैट वी बिहेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वो हमसे चाहते हैं, ठीक। तो CS लेट्स से कि हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका कुछ भी, क्या बेचना पसंद करेंगे हम, लेट्स से कि फ्रूटी, है ना, फ्रूटी ले लीजिए, लेट्स से कि फ्रूटी, हाँ, फ्रूटी की एक बॉटल है, फ्रूटी की एक बॉटल है। और फ्रूटी की बॉटल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, अगर आप टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको जस्ट गिविंग अटेंशन टू इट, है ना, आप उसको यू विल वॉच, जस्ट आप उसको, आपकी नज़र उस तरफ जाएगी, फ्रूटी की बॉटल की तरफ जाएगी, और साथ ही आप ध्यान देते हैं कि फ्रूटी की बॉटल किसके हाथ में है, जो भी आपका फेवरेट हीरो हो, इट डजंट मैटर, किसी का भी नाम ले सकते हैं। ज़्यादातर एड फ्रूटी की आई थिंक शाहरुख खान के साथ आती है, तो चलो हम SRK ले लेते हैं, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा अगर आपका फेवरेट एक्टर नहीं है तो SRK, लेट्स से कि फ्रूटी की जो बॉटल है वो किसके पास है, SRK के पास है, और आप जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो CS फ्रूटी की बॉटल है और उसकी तरफ देखना, और उसके साथ ही किसको प्रेजेंट किया जा रहा है, शाहरुख खान को प्रेजेंट किया जा रहा है, और शाहरुख खान को लेके आपके पास UCR क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, लाइकिंग, है ना। तो फर्स्ट टाइम अगर आपका वो एड आपका एक्सपोजर है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, है ना, अगर आप रिपीटेडली ऐसी एड को देख रहे हो तो व्हाट विल यू फाइंड कि अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या है, ये CS आपका फ्रूटी का ही पैक होगा, और अब आप उसको क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट लाइकिंग समवेयर फ्रूटी, और जब फ्रूटी को आप लाइक कर रहे हो तब इस लाइकिंग को हम क्या कहेंगे, CR कहेंगे, कंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। गेटिंग मी? तो यही पूरा का पूरा पैराडिग्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस चीज़ को हम और अप्लाई करके देखते हैं, लेट्स से कि हम प्रेजुडिस को लेके देखते हैं, है ना। अभी हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड के लिए भी तो आता है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी ये बातें आती हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, अब हम इसको अप्लाई करते हैं जाके कि हम करने जा रहे हैं प्रेजुडिस, है ना। तो अब बचपन में कैसे प्रेजुडिस वगैरह फैलता है, प्रेजुडिस हमारा इस तरह से नहीं फैलता है बेटा कि स्पेशली आपको सिखाया जाएगा कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से जो है वो उसको डिस्क्रिमिनेट करो, किसी भी कास्ट को पसंद ना करो, ऐसा नहीं होता कि आपको पकड़ के सिखाया जाए या आपको किताबें पढ़ाई जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम
इस तरह से सीख लेते हैं, अपनी सराउंडिंग से सीख लेते हैं, और ये पीछे कहीं ना कहीं उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बिहेव करना चाहिए। नाउ लेट्स से कि कोई बच्चा अपनी मदर के साथ जा रहा है, राइट, मार्केट में। तो जब वो जा रही है स्ट्रीट पे, तो जनरली बच्चों को आदत होती है ना अपने पेरेंट्स की तरफ देखने की, तो अपनी मदर को बहुत ध्यान से वो ऑब्जर्व करता है। तो वो क्या देखता है कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति उसके पास से गुजरता है, तो उसकी जो मदर है वो स्नॉब करती हैं, बहुत अजीब सा मुंह बनाती हैं। रिपीटेडली ऐसा ही होता है। तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट, ऐसे बच्चे का क्या होगा, है ना? विद टाइम नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा किसकी तरफ? द पीपल बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कास्ट। और पेरेंट्स भी कहेंगे कि हमने तो कभी नहीं सिखाया था, हमने तो कभी भी नहीं इनको बताया था, ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए। इसी तरह से ये कास्ट सिस्टम जो है वो अभी तक हमारे कंट्री से नहीं गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी थ्योरीज अप्लाई होती हैं, उनमें से एक थ्योरी जो बहुत स्ट्रांगली अप्लाई होती है वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है। अब इसको भी यूज कर सकते हो आप, कैसे? लेट्स से कि CS है ना? अब CS है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कास्ट, जो भी उसका कोई भी इंडिविजुअल है ना, कोई पर्टिकुलर कास्ट कह लीजिए आप, इंडिविजुअल, इसको लेके हमारा एक रिफ्लेक्स सेक्शन है। अब इनिशियली तो बच्चे का रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होगा? जस्ट वॉचिंग दैट पर्टिकुलर कास्ट इंडिविजुअल, है ना, उसको जो है वो देखना, वॉच करना। और UCS क्या है बेटा? UCS है उसकी मदर, है ना? UCS क्या है? मदर है। अब UCS को लेके जो है वो किस तरह का रिएक्शन होगा किसी भी बच्चे का? मदर की तरफ। ऑब्वियसली मदर जो कर रही है उस तरह का ही उसका रिएक्शन होगा। अब मदर क्या कर रही है? मदर कर रही है स्नॉबिंग। मदर क्या कर रही है? स्नॉबिंग। ठीक है, सो स्नॉबिंग हमारा यहाँ पे क्या हो गया? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मदर उसके लिए स्टिमुलस है, और मदर क्या क्या रिस्पॉन्स है? स्नॉब करना है। सो विद रिपीटेड एसोसिएशन, रिपीटेड एसोसिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? CS हमारा दैट पर्टिकुलर कास्ट इंडिविजुअल, है ना? कभी भी हम नाम नहीं लेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आप अपने पेपर में किसी भी कास्ट का नाम नहीं लिख सकते। तो कोई भी पर्टिकुलर कास्ट इंडिविजुअल, और उसको लेके अब जो है CR, अब लर्निंग हो गई है, बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया है? स्नॉबिंग करनी शुरू कर दी है। बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया है? स्नॉबिंग करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव बिहेवियर भी एक्वायर हो जाता है। इस नेगेटिव एटीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस बोलते हैं। सॉरी ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है अभी इस टाइम पे पेन, बट आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ। तो कास्ट इंडिविजुअल को लेके, CS को लेके अब क्या प्रोड्यूस हो गया है? स्नॉबिंग प्रोड्यूस हो गई है। तो इस तरह से नेगेटिव एटीट्यूड भी हम सीखते हैं, या नेगेटिव एटीट्यूड को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस, उसकी भी हम फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह का कोई भी पैराडाइम आप अपने किसी भी क्वेश्चन में साइड पे बना सकते हैं। यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स जब कभी भी आपने कोई भी इवन इम्प्लाइड क्वेश्चन को लिखना है, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। और अभी क्लासिकल कंडीशनिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डील करेंगे कुछ और लर्निंग थ्योरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा जो एफर्ट है वो आपके लिए यूजफुल साबित हो रहा है। थैंक्स अ लॉट।